रेड टी शर्ट, बोलो आप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स 14। सब्रोगेशन, कितना टाइम से हम लोग पढ़ रहा है ये? दो महीना हो गया ना आराम से। बैठो बैठो, टाइम वेस्ट है ये सब चीज़ का, याद करने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी, तो ऐसे ही टाइम पास कराता है, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। बुला लो नालायक लोग को। क्या किया था लास्ट लेक्चर? किसी को याद है क्या किया था लास्ट लेक्चर में? चैप्टर नंबर 3। डिसाइड कर लो क्या किया था। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो थोड़ी पढ़ा था हूँ। तो मैंने, मुझे पता है मैंने ख़त्म कर दिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हैं शुरू किया था, इसके लिए मैं चुप बैठा हूँ। सो अभी कितने चैप्टर्स बाकी रह गए अपने? कौन से कौन से? सेकंड, फिफ्थ, 6 एंड 8। We'll do 6th one। 6 चलेगा ना? ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जरा ये रिमोट ले। थैंक यू। अब ये चैप्टर में शुरू करेगा ना तो बाबा जी का प्रवचन चलेगा आराम से 45 मिनट टू 1 आवर एटलीस्ट, एकदम ध्यान से सुनने का, ध्यान से समझने का। ये चैप्टर नॉर्मली 2 घंटे के आसपास चलता है, अपना लेक्चर 1.5 घंटे का है, ठीक है। पॉसिबल है आप सब ध्यान देगा, कंसंट्रेट करेगा तो आई मे बी एबल टू फिनिश इट इवन बिफोर टाइम, राइट। ऐसे भी अपने लेक्चर्स कम हो रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू
एक हाथ में लिया तो आज कंप्लीट करेंगे तो बेटर है, बाद में लंबा गैप आ जाता है तो वापस वो चैप्टर छूट जाता है अपना। सो बेटर वी कंप्लीट इट तो बेटर रहेगा। अंडरस्टैंड दिस। ये अगेन ICSE स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कमर्शियल स्टडीज़ में ये चैप्टर आ चुका है टू एन एक्सटेंट, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में था ये चैप्टर। एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। Now the word which is important in this chapter is a social responsibility. Responsibility अपने को सबको समझता है, responsibility का मतलब है जिम्मेदारी, right? बट यहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारी का बात नहीं किया। We are talking about, अरे मेरे को ये समझता नहीं, if somebody is coming, why for 5 minutes all are looking at it? I don't understand that. कभी मैच्योर्ड बनेंगे हम लोग यार। मतलब इधर मैं बोल रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है। गॉड ब्लेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is different from a responsibility. That is, as a business organization, you have certain responsibility towards the society. Now, towards society में भी वापस 5 aspect किए हैं. For this chapter, you have to understand there are 5 questions. 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसको ये 5 लोगों की तरफ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी कंप्लीट करनी है। दैट 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टूवर्ड्स, नंबर 1, दैट इज फर्स्ट टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, सेकेंड इज टूवर्ड्स द एम्प्लॉइज, थर्ड इज टूवर्ड्स द कस्टमर, फोर्थ इज टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, and fifth, the most important one, is towards the entire society. पूरे समाज की तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं। एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट हर साल ये 5 में से 2 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। आउट ऑफ दिस 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम फॉर श्योर। अब वो कौन से 2 आएंगे ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द ईयर तक मैं क्लैरिटी दे दूंगा, बट पढ़ने के लिए अपने को 5 पढ़ना पड़ेगा। Again, I am repeating, there is a huge gap between a responsibility and a social responsibility. Now, for example, if I have to put it, अगर मैंने किसी को काम पे रखा है, उसको पगार देना मेरा जिम्मेदारी है कि नहीं है? Towards my employee, if I have appointed one employee, I have to make a salary to him or not? Obviously, वो मेरा जिम्मेदारी है? Yes. So what is social responsibility? Social responsibilities, सबसे पहला बात है कि वो जितना डिजर्व करता ना इंसान, उतना सैलरी उसको मिलना चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, सैलरी टाइम पे मिल जाना चाहिए उसको। अगर ये सैलरी उसको टाइम पे नहीं मिलता है तो आई एम नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल। डिफरेंस समझ में आ रहा, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ? That is my social responsibility. See, nobody is going to question me for that. But it is my social duty कि मेरे एम्प्लॉय की तरफ मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि उसको मैं जितना डिज़र्व करता ना उतना दूँ। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन MBA, मान के चलो उस MBA का मार्केट वैल्यू, किसी भी MBA को कोई भी कंपनी में जाएगा, एक 50,000 का सैलरी उसको मिल जाएगा से फॉर एग्जाम्पल। बट अब उसकी किस्मत ख़राब है कि उसको पिछले 2 साल से किधर जॉब नहीं मिल रहा है। उसकी किस्मत ख़राब है, उसको नहीं मिल रहा है जॉब। एंड आई नो दैट पर्सन, समझो मेरे दूर के रिश्ते में है, मेरे को मेरी कंपनी में एक MBA का ज़रूरत है ना, मुझे पता है कि उसको जॉब की ज़रूरत है, मुझे पता है कि मेरे को MBA का ज़रूरत है। एंड देन आई विल कॉल हिम एंड देन आई विल ऑफर हिम कि भाई देख, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, लेकिन मुझे पता चला कि तेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, तो मेरी कंपनी में आ जा, मैं तेरे को काम पे रख लेता हूँ। मतलब ऑब्लिगेटरी कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, एहसान जता रहा हूँ, फिर मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ देख, मैं तेरे को 20,000 से ज़्यादा का सैलरी नहीं दे सकता, तेरे को काम करने का तो कर, नहीं तो देख ले तू किधर भाई। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम डूइंग, I am exploiting that person. He deserves 50,000 salary as per his qualification, whereas I am offering him how much?
20,000. वाई? बिकॉज आई नो हिज कंडीशन कि उसके पास ऐसे भी कोई नौकरी नहीं है और उसको बहुत सख्त ज़रूरत है. इट इज़ लाइक मरता क्या नहीं करता. उसके पास ऑप्शन नहीं है लाइफ में, वो हाँ ही बोलने वाला है, क्योंकि 20,000 तो 20,000, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. He will definitely accept the offer. But understand, in that case, as a business organization, I'm not fulfilling a social responsibility. समाज की तरफ आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो इंसान जितना डिज़र्व करता है उतना उसको देना चाहिए आपको. अच्छा, सैलरी पे रख भी लिया उसको 20,000 के, उसके बाद मैं 2 महीने तक उसको सैलरी नहीं दे रहा हूँ, फिर 2 महीने का सैलरी उसको साथ में देता हूँ. अरे तो दिया ना 2 महीने का पगार, उसमें क्या हो गया? नहीं चलता ऐसा भाई. आपको वक्त पे तनख्वाह देना बहुत ज़रूरी है. ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिम्मेदारी सब लोग पूरी करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग पूरी नहीं कर पाते. अभी हम लोग कस्टमर का बात करेंगे. आई एम अ मैन्युफैक्चरर. मैं हर बार वो आपको एग्जाम्पल देता हूँ दैट वो कॉपर वायर वाला स्विच मैं बनाता हूँ, हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर यूज़ करेगा तो क्या होएगा? शॉक लग जाएगा. हाँ, मैंने तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट देखा ना भाई. मेरे को काम क्या करने का था? तुम 100 रुपया दिया, मैं 100 रुपये का स्विच बेचा आपको, लेकिन वो हल्का क्वालिटी का है. इन दैट केस आई एम नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल. मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसी चीज़ मार्केट में बेचूं जो किसी को हार्मफुल ना हो, जो किसी की लाइफ को, हेल्थ को खतरा ना हो. ये मेरा ड्यूटी बनता है. सो अगेन देयर इज़ वेरी थिन लाइन टू अंडरस्टैंड दिस. सो ये अपने को सब डिटेल में पढ़ने का है. हर एक के ऊपर आपको एवरेज 7 से 10 पॉइंट दिए हैं, 7 to 10 पॉइंट ऑन ईच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर है आपका. ओके, so let's understand this. इसमें owner and investor is one and the same thing. So let's focus on the investor वाला part, social responsibility. yes, यहाँ से शुरू होगा. Responsibility towards different interest groups. Yes, look at this one. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर. अभी आपकी कंपनी में समझो, रिलायंस कंपनी का बात करूं, टाटा कंपनी का बात करूं, इसमें सब शेयर होल्डरों ने पैसा इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है? तो अभी मुकेश अंबानी का क्या फ़र्ज़ बनता है? नाउ अगेन, फ़र्ज़ एंड सामाजिक फ़र्ज़ दोनों में फ़र्क है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स इन्वेस्टर? लुक एट द फर्स्ट वन, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स. अभी एसपी के स्टूडेंट इसको रिलेट कर पाएंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग? 11th स्टैंडर्ड में आपको 2 चैप्टर थे पूरे मीटिंग्स के ऊपर, मीटिंग पार्ट 1, मीटिंग पार्ट 2. उसमें लॉ के हिसाब से आपको ऑफिशियल बोला गया है कि आप कभी भी शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाएंगे तो एटलीस्ट उसको 21 डेज इन एडवांस का नोटिस मिलना चाहिए. अच्छा, उस मीटिंग का नोटिस मिलने के बाद मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एजेंडा भी उसके साथ जाना चाहिए उसको. अच्छा, उसके साथ साथ उसको हर साल आपको एक बार बुलाना पड़ेगा पूरा हिसाब किताब देने के लिए, एनुअल अकाउंट डिस्कस करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब एडवांस में उसके घर पे भेज देना पड़ेगा आपको कि भाई अगली मीटिंग में हम ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आपको इसमें कुछ जानना है, पूछना तो आप पूछ सकते हो मीटिंग में. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. एक तरीका होता है, लॉ के हिसाब से सब कुछ फॉलो करना है. एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये आपका ड्यूटी है कि जितने कानून बनाए गए हैं इन्वेस्टर लोगों के लिए वो आपको फॉलो करना है. तो मीटिंग बुलाओ, लॉ के हिसाब से बुलाओ भाई, वो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई क्यों पैसा इन्वेस्ट किया मैंने ये कंपनी में? इफ़ आई बॉट द शेयर्स ऑफ रिलायंस, वाई, क्यों मैंने इन्वेस्ट किया शेयर्स में? क्यों किया रहेगा इन्वेस्ट? पैसा कमाने के लिए ना. इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मेरे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो तुमको, तुम्हारी कंपनी को पैसा दिया, तुम्हारा फर्ज बनता है भाई वो. दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को कमा के दो. तुमको चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए 100 करोड़, अरे हम 100 करोड़ दिया तुमको, सब लोग मिलके, सब शेयर होल्डरों ने मिलके 100 करोड़ के शेयर्स लिए हैं. अभी आपका काम है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस पैसे से अच्छे से बिजनेस करो और उसमें से रिटर्न्स हमको दो.
कमा के दो उसमें से। नाउ देर आर मेनी कंपनीज, विजय माल्या इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। पैसा लिया, लेके भाग गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पैसा, इन्वेस्टर लोगों का तो पैसा डूब गया ना भाई। आज ठीक है, गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ा है, लंदन में उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको लंदन से उठा के लेके आएगा, उसको जेल में डालेगा, सब बरोबर है। वेयर इज द मनी? शेयर होल्डर्स लॉस्ट द मनी। मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था, सत्यम कंप्यूटर्स, इफ यू ऑल रिमेंबर। सत्यम कंप्यूटर का जो फाउंडर था, ही स्टार्टेड द कंपनी विद अ फ्रॉड मेलाफाइड इंटेंशंस। राजू रामलिंगम, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स। लोगों ने करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट किया। पैसा उसने अलग से अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बाद में वो फ्रॉड बाहर आया, राजू रिमलिंगम के ऊपर केस चला, उसको 14 साल का जेल हो गया, सब बरोबर है। पैसा किधर गया? शेयर होल्डर का तो पैसा डूब गया ना भाई। सो इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इन्वेस्टर की तरफ आपका फ़र्ज़ बनता है, सामाजिक फ़र्ज़ है। पैसा दिया है, उसको उसका रिटर्न्स मिलना चाहिए भाई, वो आपका ड्यूटी बनता है। थर्ड वन, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स। एज ए शेयर होल्डर आपकी बहुत सारे कंप्लेंट्स भी तो हो सकते हैं। क्या कंप्लेंट हो सकता है? भाई साहब, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था अगस्त महीने में, अभी दिसंबर चल रहा है, मेरे को 3 महीना हो गया, मेरे को अब तक आपका डिविडेंड तो मिला ही नहीं है। अब उसकी कंप्लेंट को आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, ऐसा डस्टबिन में डाल देते हो, देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा, आएगा। दैट्स नॉट द वे टू डील विथ द इन्वेस्टर्स। It is your social responsibility. Even if the smallest of the complaint made by the investor, you have to look into that, because they have put their hard-earned money into your company, and because of which you are able to run this company today. Smallest of the complaint of the investor, उसको बोलते हैं grievances। उसको जो भी तकलीफ है, आपको उसको सुनना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते अरे साला 1 लाख शेयर होल्डर है, किसका किसका सुनेगा। सुनना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा, वो आपका ड्यूटी है ईश्वर, आप उसको छोड़ नहीं सकते। स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग, आपको लॉ के हिसाब से बात करूं, एक डिविडेंड, समझो मेरे को डिविडेंड आना था, एकदम वर्स्ट बात, खाली 150 रुपये का डिविडेंड का चेक मेरे को आना था 150 रुपीज़ का। 150 रुपीज़ का चेक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एंड एज पर लॉ 30 डेज के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए था। 30 डेज छोड़ो, 3 महीना हो गया। आई जस्ट हैव टू राइट 1 लेटर टू कंपनी, एंड उसमें लिखने का सीसी कॉपी टू सेबी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब ये जो लेटर मैं आपको लिख रहा हूँ, इसका एक कॉपी मैंने सेबी को भी भेजा है। द मोमेंट सेबी को ये लेटर जाएगा ना, ट्रस्ट मी, कंपनी को सीधा एक शो कोज नोटिस जाएगा, कंपनी को 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा विथ इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। नहीं आया ना, कंपनी शेयर मार्केट से डीलिस्टेड हो जाएगा, जस्ट फॉर दैट 150 रुपीज़। ये कानून इतना सख्त है। छोटा सा भी कंप्लेंट है इन्वेस्टर का, आपको बैठना पड़ेगा उसके साथ भाई, आप छोड़ नहीं सकते। अभी तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे तो बोल रहा हूँ वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, उसके लिए लॉ बनाने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो ना, इसके लिए हमको लॉ बनाना पड़ा ऐसा। बाकी वो तुम्हारा ड्यूटी है। यस, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करता है ना, सेबी। देन कम्स मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। भैया आपकी कंपनी में ना झोल मत करो, हिसाब किताब में क्लियरिटी रखो। अगेन इसके लिए लॉ बनाना पड़ा, क्योंकि ये लोग नहीं करते थे। साल के एंड में हिसाब किताब करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अपने को सबको मालूम है, साल के एंड में बनता है, और उसमें कितना सारा झोल हो जाएगा। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करते हो आप लोग, मेरे को क्या पता चलेगा उसके अंदर आपने क्या क्या किया है। वापस से लॉ बनाया उसके लिए, अभी कंपलसरी किया है दैट हर कंपनी को हर 3 महीने में बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और न्यूज़पेपर में प्रिंट करके देना पड़ेगा। इट्स अ लॉ। वाई? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। हर 3-3 महीने में मेरे को हिसाब चाहिए भाई। अभी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते थे।
पता नहीं आप क्या कर रहे हो पर्दे के पीछे। हम तो हमारे घर में बैठे हैं, आप कंपनी चला रहे हो, हम आपके ऊपर भरोसा किया। यू आर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू आर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, ब्लडी वी ट्रस्ट यू, बट मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रस्ट किया है तो हमको बताओ तुम क्या क्या कर रहे हो भाई, बी ट्रांसपेरेंट। कंपनी के किसी बेंगलोर के किसी एक यूनिट में आग लग गया, उधर कम से कम 150 करोड़ का नुकसान हो गया, आप उस न्यूज़ को बाहर छापते ही नहीं हो भाई। क्यों नहीं छापते हो? मेरा पैसा लगा है भाई उस कंपनी के अंदर, 150 करोड़ का नुकसान हुआ है, बताओ। क्योंकि आपको डर है शेयर प्राइस गिर जाएगा, तो आप बताते नहीं हो लोगों को। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जर्मनी से जो रिजेक्ट हो गया, जिसके बेस पे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। 4000 करोड़ का ऑर्डर था, 4000 करोड़ का ऑर्डर आपका रुक गया है, उधर की गवर्नमेंट ने आपको होल्ड पे रख दिया है, उधर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ गया है, तो बताओ ना हमको भाई इधर। यू हैव टू स्पीक दैट कि इस बार हम लोग लॉस कर रहे हैं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Proper disclosure of information, that is what I was talking. These 2 points goes hand in hand. Next one, maintain solvency and prestige. Solvency का क्या मतलब है? दिवाला मत निकालो भाई। अनिल अंबानी का कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद nobody is proud that I have invested in Anil Ambani's company. People laugh on them and people laugh on investors also. So हमारा भी रेपुटेशन है आपकी कंपनी के साथ, आपकी कंपनी डूबे नहीं, आपकी कंपनी का नाम खराब ना हो। सॉल्वेंसी रखो भाई। सॉल्वेंसी मतलब नुकसान मत करो, प्रॉफिट कम करोगे चलेगा, इस साल प्रॉफिट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन भाई प्रेस्टीज का इशू है, हमारा भी इज्जत दाव पे लगा हुआ है। आप नाम मत डुबाओ कंपनी का, फ्रॉड मत करो एटलीस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, ये 6 पॉइंट थे इन्वेस्टर के लिए। ये क्लियर है, समझ में आया? आई एम गोइंग बिट क्विकली। एम्प्लॉइज़ तो सबको समझ में आना चाहिए, एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सिक्योरिटी। आप किसी को भी काम पे रखो ना भाई, हम लोगों ने किस में पढ़ा था याद है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पढ़ा था, याद है किसी को? व्हाट वाज दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर? इट इज़ अ जॉब सिक्योरिटी ना कि किसको भी काम पे रखते हो उसको बोलो भाई तू है मेरे साथ कंपनी में, अगले 2 साल 5 साल तू है, उसको तड़पाओ मत। हर इंसान जो भी रहता है जिसको जॉब करने का ना, वो जब जॉब करने के लिए पहले दिन जाता ना, उसके अंदर मन में इतना इतना धक धक होते ही रहता है। उसको डर लगता है कि ये कंपनी मेरे को संभालेगा कि नहीं संभालेगा, मैं इस कंपनी में अच्छे से काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये लोग मेरे को कितना दिन रखेंगे, 1 महीना 3 महीना 4 महीना मेरे को जॉब से निकाल तो नहीं देंगे। ऑलवेज इनसिक्योरिटी में इंसान जीता है। और आपका तो पहला ड्यूटी बनता है, आपने उसको काम पे रखा ना, आपको मालूम है उसके मन में क्या चल रहा है, आप उसको शांत करो पहले भाई, उसको सिक्योर करो भाई। तू चिंता मत कर, योर जॉब इज सिक्योर, तू परफॉर्म कर, खाली परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तेरे को नहीं निकाले। गलती होगा मैं बैठा हूँ तेरे साथ, गलती होगा सुधार लेंगे, थोड़ा डांटूंगा समझ लेना, लेकिन तेरा जॉब नहीं जाएगा। दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय। उसको भरोसा दिलाओ कि भाई ये कंपनी भी लंबा चलने वाला है और तू भी कंपनी के साथ लंबा चलने वाला है, डर मत। सेकेंड होता है फेयर रेम्यूनरेशन। दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? भाई वो जितना डिजर्व करता है उतना दो उसको, उसका खून मत चूसो, उसके साथ 8-8 12-12 घंटा काम मत करवाओ उसके साथ, जितना डिजर्व करता है उतना सैलरी उसको दे दो। ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम भी देना चाहिए, उसके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल मत करो उसको उसका रेम्यूनरेशन जो है उतना मिलना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, मैं ये भी एग्जांपल बहुत बार दिया है। L&T कंपनी में आप जाओगे, उधर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे हर 6 महीने में उनका मेडिकल चेकअप होता है सबका, एंड सिर्फ उनका ही नहीं होता, उनकी फैमिली का भी सबका मेडिकल चेकअप फ्री में होता है। दे वॉन्ट टू एंश्योर कि हमारे जितने एम्प्लॉई हैं सब फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहे। आप L&T कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, रिलायंस कंपनी, आई फॉरगॉट अनदर कंपनी, आप इस कंपनी में जाओगे, जितने भी एम्प्लॉई, मतलब ऑनेस्टली इफ आई से उस कंपनी में अगर 5000 लोग काम कर रहे हैं, 5000 लोगों का रोज का खाना फ्री होता है उनको। लंच इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी एवरी डे,
They don't have to bring tiffin. It is your choice if you want to bring tiffin. Otherwise, we are providing you lunch, and that lunch is proper lunch. Everything is available. मतलब सैलड वगैरह भी होगा वहाँ पे, रोटी होगा, 2 टाइप का सब्जी होगा, 2 टाइप की दाल होगी, प्रॉपर सब कुछ। हाँ, ये बात और है, आप वो खाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम में वो टेस्टी नहीं लगेगा। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें नमक मिर्च मसाला सब कम है, स्पाइसेस वगैरह कम है, ऑयल वगैरह कम है। अपने को आदत नहीं है ना, अपने को टेस्टी फूड खाने का आदत है। वो लोग उसमें भी आपका हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाला उसमें नहीं होना चाहिए। बट एक बार आपको उस फूड का आदत लग गया ना, उससे बेटर फूड नहीं है कोई। आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, वो आपका ड्यूटी है। ये आपको कोई बोल नहीं रहा, ये कंपलसरी नहीं है भाई आपको देना उसको लंच, बट इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके एम्प्लॉय का हेल्थ का केयर करो ना भाई। सेफ्टी मेजर्स देखो, इतने बड़े बड़े टावर बन रहे हैं। अभी मैं आपको रूल के हिसाब से बात करेगा ना, सबसे पहले इनका एक एग्रीमेंट बनता है, उनको इंश्योरेंस कंपलसरी देना पड़ता है जो बड़े टावर में काम करते हैं। भले वो लेबर होगा, भले वो खाली ऊपर जाके वो सीमेंट वगैरह लगाने का काम करता है, उसका इंश्योरेंस इज कंपलसरी। उसको एक यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, उसके एक अलग टाइप के शूज़ होते हैं, वो शूज़ उसको देने चाहिए, उसको हेलमेट देना पड़ता है, उसका जो कपड़ा होगा उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं रेडियम वाले उसके कपड़े होने चाहिए ताकि दूर से दिखे। वो जो काम करेगा उसके कमर के ऊपर रस्सी होना चाहिए जो क्रेन के साथ लटकता होगा, मतलब वो गिर भी नहीं सकता। मतलब समझो 30वें माले पे 35वें माले पे वो काम कर रहा है, विंडो फिटिंग वगैरह कर रहा है, वहाँ से उसका पैर स्लिप हुआ, उसकी लाइफ को कितना बड़ा खतरा है। खाली इंश्योरेंस निकालने से सब नहीं होता ना भाई, इंश्योरेंस तो उसकी फैमिली को मिलेगा, लेकिन वो तो गया, उसकी लाइफ को बचाना भी उतना ज़रूरी है। तो वो गिरे नहीं, इसके लिए ये भी कंपलसरी है। ये सब मेजर्स लेने पड़ते कंपलसरी। आपके लेबर को ट्रेनिंग देना पड़ता है पहले आपको इस चीज़ का। उसके बाद उसकी कमर के ऊपर रस्सी बंधा हुआ होना चाहिए, रस्सी का दूसरा हिस्सा क्रेन के साथ लटका हुआ होना चाहिए ताकि अगर वो स्लिप होके गिरे तो क्रेन से वो लटक जाएगा लेकिन नीचे पटकेगा नहीं उसको। ये सब नियम है, ये आपका काम है। एज एन एम्प्लॉयर आपको देखना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय की हेल्थ बराबर है, उसको सेफ्टी वगैरह है कि नहीं है। गुड वर्किंग कंडीशन, ये तो कॉमन चीज़ है सबसे। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा देखा गया दैट वर्किंग कंडीशन इज पैथेटिक। उसको बैठने का कुर्सी भी टूटा हुआ है, अब वो भी केयर नहीं कर रहे। आपको लग रहा है क्यों खर्चा करने का, काम कर रहा है ना वो बैठ के। अरे भाई वो कुर्सी टूटा हुआ है उसके लिए, एसी मत दो उसको चलेगा, लेकिन पंखा तो दो उसको। बहुत सारी कंपनीज में देखा वो टेबल फैन लगा के रखा है जिसमें से हवा नाम का आता, आवाज़ करता है लेकिन उसमें से हवा नहीं आ रहा उसको बेचारे को। आसपास गंदगी पड़ी हुई है, प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं है, लाइट बराबर से नहीं है, सफोकेशन वहाँ पे हो रहा है। सो दैट्स नॉट द कंडीशन यू बी प्रोवाइडिंग टू योर एम्प्लॉइज। गिव प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। कोई नहीं बोल रहा कि आप उसको कंफर्ट लग्जरी दे दो, उसको ऐसा पुश बैक वाला चेयर दे दो, उसको ऐसा महंगा वाला लैपटॉप लेके दे दो, उसको एसी वगैरह लगा के दे दो। नो बडी इज आस्किंग दैट। वी आर टॉकिंग बट गुड वर्किंग कंडीशन जहाँ पे हवा अच्छे से आ रहा है, रोशनी अच्छे से आ रही है, एयर सर्कुलेशन वेंटिलेशन बराबर है, प्रॉपर उसको वहाँ पे सांस लेने के लिए जगह है, एटलीस्ट आसपास गंदगी नहीं है, सफाई है, हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ है। That is the basic minimum thing an employee would require, and that's your social responsibility to provide. Recognition of trade unions. बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना सब वर्कर लोग मिलकर अपना यूनियन बनाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको रिकॉग्नाइज करने का, अंग्रेज के जैसा नहीं बनने का, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यूज नहीं करने का उन लोगों के बीच। अगर वो लोग कलेक्टिवली कोई डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप उसको फुलफिल कर पाओ नहीं कर पाओ वो बात की बात है, बट डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स। उसको तोड़ने का कोशिश मत करो, उसको रिकग्नाइज करो, रिस्पेक्ट करो उसको। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपका फ़र्ज़ है। आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब आपके जितने क्वालिफाइड नहीं होंगे ना भाई,
वो नया नया बंदा है और आपकी कंपनी में नया नया सॉफ्टवेयर आप लेके आते हो, नई नई मशीन, मॉडर्न मशीन इक्विपमेंट आप लेके आए हो, सबको चलाने को थोड़ी आता है। तो जिसको चलाने को आता है वो रहेगा, नहीं तो बाकी कल से नहीं आएगा। ऐसे रूल्स नहीं बना सकते आप। यू हैव टू एडुकेट देम, यू हैव टू ट्रेन देम। भारत में हुआ था ऐसा, जब कंप्यूटर्स आए थे भारत में 80s में, स्पेशली 1984-85 में, इधर ही सब मुलुंड में सब मोर्चा निकला था, सब बैंक एम्प्लॉइज़ का, बैंक का ऑफिशियल गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ था कि एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करता है। और ये सबके दिमाग में भूसा भर गया कि अब अगर कंप्यूटर आएगा तो 9 लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। जबकि गवर्नमेंट का पर्पस था कि सब 10 गुना काम करें, लेकिन इनके दिमाग में भूसा भर गया कि एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करता है तो फिर अपने को तो नौकरी से ही निकाल देंगे ये लोग। 9 लोगों का तो नौकरी खतरे में है। मोर्चा निकाला था, कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा बैंक का। फिर गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को, सबको उनके साथ बैठना पड़ा, समझाना पड़ा, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग हुई। 6 महीना लगा बैंक के यूनियन को ये समझाने में कि भाई किसी को जॉब से नहीं निकाल रहे हम लोग, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कंप्यूटर कैसे चलाने का है, हर लोगों को सिखाया जाएगा बेसिक क्या है। क्योंकि वो टाइम पे कंप्यूटर सीखना वॉज समथिंग डिफरेंट। और समबडी इज ऑलरेडी वर्किंग इन द बैंक फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर, उसको कंप्यूटर सिखाना इज अ टास्क, बट सिखाया, दिया सबको ट्रेनिंग, सबको एडुकेट किया कि विंडोज़ क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, किस तरह से आपको कॉपी पेस्ट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, बेसिक ट्रेनिंग सब दिया एंड सिखाया सबको। ये आपका ड्यूटी बनता है भाई। आप नया टेक्नोलॉजी आप लेके आया आपके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय का क्या गलती है भाई, उसको सिखाओ ना भाई, आप उसको ट्रेनिंग दो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, लेट वर्कर ऑल्सो पार्टिसिपेट, ये भी आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे विल फील ग्रेट अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट। इफ समबडी इज कमिंग एंड गिविंग एडवाइस कि सर हम लोग को ना ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, सर इस तरह से एडवर्टाइज किया ना मार्केट में ये ज़्यादा चलेगा, देन यू ट्राई टू स्कोल्ड हिम, डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके, मेरे को पता मेरा बिजनेस कैसे करने का, तू तेरा काम कर चुपचाप से। इफ यू हैव सच एटीट्यूड एंड एरोगेंस, nobody is going to participate. That's a social responsibility. उसको आपकी कंपनी का हिस्सा फील होने दो कि वो भी आपके साथ है। That's a social responsibility. Allow them to participate in the management. Promotion and career opportunity. उसको प्रमोट करो। कोई भी इंसान जॉब क्यों कर रहा है भाई, उसको भी तो आगे बढ़ने का ना लाइफ में। एक ही पगार में जिंदगी भर थोड़ी काम करेगा। और पगार बढ़ना इज एन इंक्रीमेंट, प्रमोशन इज अ स्टेटस अपग्रेडेशन। मैंने एज एन एडमिन शुरू किया था, एडमिन से फिर आई बिकम द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से आई बिकम द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से आई बिकम रीजनल मैनेजर। धीरे 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 अपने आप को प्रमोट करते रहना चाहिए। और वो एज एन एम्प्लॉयर आपका ड्यूटी क्या, आपकी कंपनी में जितने स्टाफ है उनको प्रमोशन दीजिए वक्त बे वक्त, उसको इंसेंटिव्स में वगैरह मिलना चाहिए, उसको करियर अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए कि इधर मेरा करियर है। मैंने भले 15,000 के पगार से शुरू किया, मैं साल का महीने का 1.5 लाख रुपया भी कमाने का मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इंसेंटिव्स होने चाहिए, पर्क, इंसेंटिव्स, टीए, डीए, ये सब आपको वर्ड अगर कॉमर्स में समझना चाहिए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, पर्क का मतलब होता है अदर देन सैलरी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर का वाईफाई का बिल विल बी पेड बाय कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड पर्क, अलग से मिला आपको। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप घर से यहाँ पे आते हो, आपको ओला उबर का पैसा पूरा महीने का एक साथ बोला 4,000 रुपया आपको दिया, वो आपको मिल जाएगा। बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, आप मेरी कंपनी ज्वाइन किया उसका बोनस अलग से मिलेगा। दिस आर ऑल पर्क्स। इंसेंटिव होता है, आपने इतना टारगेट अचीव किया आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। डियरनेस, फूड का अलाउंसेस, एक तो कंपनी लंच प्रोवाइड करके दे रहा है, आपको कंपनी का लंच नहीं चाहिए, आपको कूपन्स मिलते हैं। आप गूगल में सर्च करना, सोडिक्स हो करके आपको मिलेगा, SODEXHO, सोडिक्स हो करके, उसके कूपन्स हैं, कंपनी कूपन। आप किसी भी होटल में चले जाओ वो कूपन अलाउड होते हैं, मतलब आप बाहर खाना खाने का आप बाहर खाना खाओ, पैसा हम दे रहे हैं आपको।
आप मेरी कंपनी में काम करो, वही बहुत बड़ा चीज़ है मेरे लिए। उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। आपको, आपकी कंपनी मुंबई में है, आपको कंपनी ने किसी काम से आपको दिल्ली भेजा काम करने के लिए, आप 3 दिन वहाँ पे रहोगे, तो 3 दिन का आपका होटल का खाना पीना, रहना, आना जाना, फ्लाइट का टिकट, उधर का फूड, उधर का होटल का एक्सपेंसेस, ये सब कंपनी देगा कि नहीं देगा? फूड एक्सपेंसेस। और कई कंपनी में कैसा ना, वो कैलकुलेट नहीं करता है, आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड करके दे देते हैं। आपका सैलरी 50,000, डियरनेस अलाउंसेस महीने का 9,000 रुपया, 9,000 रुपीज़ आपकी सैलरी में ऐड करके देते हैं। 9,000 दिया तेरे को खाना खाने का। अब तू क्या खाना खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, तू घर पे अपने हाथ से पका के खा रहा है, इट इज़ योर चॉइस। वी पेड डियरनेस अलाउंसेस टू यू। ट्रैवलिंग अलाउंसेस हमने आपको और महीने का 7,000 रुपया अलग से दे दिया। अब तू ट्रैवल कैब से कर रहा है, बस से कर रहा है, या चल के आ रहा है, वो तेरा इच्छा। हमने 7,000 आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दे दिया। सो दिस आर ऑल पार्ट एंड पैकेज ऑफ योर सैलरी। सो व्हेन यू जॉइन द कंपनी ना, यू फील गुड अबाउट इट कि मेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है। लोग उसको यूज करते हैं। फिर अभी एज आई सेड, माई डॉटर व्हेन शी जॉइन द कंपनी, इट वॉज कोविड, सो उसको फ्रॉम डे 1 इट वॉज वर्क फ्रॉम होम था उसके लिए। उसको जॉब ही तभी मिला जब कोविड शुरू हुआ था। वर्क फ्रॉम होम, उसके घर पे जब उसने ज्वाइन किया, घर पे 1.5 लाख का पूरा इक्विपमेंट आया था। दैट मॉडर्न लैपटॉप एंड सब वो आए थे इक्विपमेंट, कैमराज एंड सब, 1.5 लाख का घर पे कंपनी की तरफ से। और जब वर्क फ्रॉम होम है तो आपको ये घर पे इतना रखना पड़ेगा। एंड वो उसको पता है कोविड है, वो घर से नहीं निकल सकते हैं, स्टिल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। कंपनी ये नहीं बोल रहा है कि अभी तो लॉकडाउन है, तुम्हारा तो ट्रैवलिंग होने ही नहीं वाला है। इट इज़ गिवन। घर पे आप ऑनलाइन काम करने वाले हो तो घर का वाईफाई का बिल पेड बाय कंपनी ओनली। अब वो वाईफाई हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं ना, घर का वाईफाई तो सब लोग यूज़ करेंगे ना। तो ऐसा वो प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है कि तुम्हारा महीने का तुम्हारा 1,500 रुपये का बिल है, तुम्हारे घर में 4 लोग रहते हैं, तो तुम्हारा तो इसमें से 450 रुपया तुम्हारा बनता है, बाकी हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं गिनते वो लोग। दे विल पे। सो दिस इट इज़ योर ड्यूटी, इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस इंसान को लगना चाहिए कंपनी सही है मेरे लिए। यू हैव करियर अपॉर्चुनिटीज। इधर भी प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ की भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है भाई, आपकी कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, आपकी कंपनी में कोई किसी को परेशान कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह, फीमेल लोगों के साथ बहुत कुछ होते हैं, सीनियर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कई बार बायस्ड जैसा फीलिंग आता है कि भाई इसको आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, हमको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है, इधर फेवरिज्म हो रहा है। उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं। यू हैव टू लिसन एंड हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मिसलेनियस इज ओके, यू डू नॉट चेक इट, इज ओके। इसमें से 1-2 पॉइंट लिखा नहीं लिखा, दैट्स फाइन। कंज्यूमर आई डोंट हैव टू टीच, ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके कंज्यूमर का। आई एम जस्ट रीडिंग दी हेड पॉइंट्स सो यू विल अंडरस्टैंड। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, ये है। फेयर प्राइस, क्या आप ज़्यादा चार्ज करना चाहिए कि फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए? फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए। कस्टमर का सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ऑफ कोर्स रखना चाहिए। गलत एडवर्टाइजमेंट करेगा कि सच्चा वाला एडवर्टाइजमेंट करेगा? ऑनेस्ट जो है वही बिकना चाहिए, बरोबर है ना? जो आपके प्रोडक्ट में है उसी का एडवर्टाइज करो, गलत मत बताओ। आफ्टर सेल सर्विस भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, कई बार आपने एक बार बोल दिया गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, दैट इज ओके, डोंट टेक इट बैक, बट एटलीस्ट प्रोवाइड सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज एन एम्प्लॉयर इट इज़ योर ड्यूटी कि हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाते रहो, उसके ऊपर R&D करते रहो, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होते रहना चाहिए। शॉर्टेज मत करो भाई, ज़बरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करने का ट्राई मत करो। कीप रेगुलर सप्लाई, शॉर्टेज मत करो। आप गोडाउन में माल भर के रखा है लेकिन मार्केट में आप नहीं लेके आ रहे हो, जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो ताकि प्राइस बढ़े, डोंट डू दैट। अटेंड कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेन है उसको भी सुनो। कस्टमर को भी ट्रेन करना पड़ता है दैट हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल दिया था। वैक्यूम क्लीनर इज़ अ प्रोडक्ट
जिसको खरीदने के बाद 1 घंटे का डेमो चलता है उसका। जो आप खरीद के लेके आते हो उसके बाद जो उसके सेल्समैन जो डिलीवरी करने के लिए आते हैं वो 1 घंटे का डेमो देते हैं आपको, हाउ टू यूज़ दिस वैक्यूम क्लीनर। आप कोई बड़ा म्यूज़िक सिस्टम खरीद लो, होम थिएटर जैसा बोलते हैं हम लोग, अब होम थिएटर जैसा कोई बड़ा विजय सेल्स या क्रोमा से आपको ऐसा बड़ा होम थिएटर खरीदो 1-1.5 लाख रुपए का, जब वो आपके घर पे डिलीवरी होगा वो लोग बाकायदा आपके घर पे आधा 1 घंटा बैठ के आपको एक एक फंक्शन फीचर समझाएंगे आपको कि हाउ टू यूज़ दिस। नहीं तो अपने को तो समझेगा नहीं इसको यूज़ कैसे करने का है। सो उसका ट्रेनिंग भी देते हैं। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हम लोग बोलते हैं, भाई गलत प्राइस चार्ज मत करो, एमआरपी से ज़्यादा मत लो, वज़न में कम मत दो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक्सप्लॉइट मत करो किसी को। दिस आर ऑल कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। माई रिक्वेस्ट, ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी हमने किया है एक बार पढ़ लो, देख लो, समझ लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो, तो बता देना। बैंक स्ट्राइक मतलब बैंक में हड़ताल। लॉकआउट मतलब यूनियन वाले बैंक को ताला मार देते हैं, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हमें बैंक ओपन होने को नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड लॉकआउट। लॉकआउट डन बाय यूनियंस। आप एलबीएस रोड पे जाओगे, अभी तो वो सब कंपनीज बंद हो गई। एग्जैक्टली अपना जो एवियोर था, एवियोर के उधर जो सिग्नल था, सिग्नल के उधर देयर वाज एग्जैक्टली पीछे देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज रैली फैन। रैली फैन करके बस स्टॉप का नाम भी आज की डेट में रैली फैन है वो। और रैली फैन करके जो कंपनी था वहाँ पे एम्प्लॉइज लोगों ने लॉकआउट किया था पूरा। अगेंस्ट लॉ कुछ भी नहीं है। अवर डिमांड्स आर देयर, यू हैव टू फुलफिल। कोर्ट में नहीं, वो लोग कोर्ट में केस करते हैं उसके लिए। अरे भाई यूजलेस है कि नहीं वो तो कोर्ट डिसाइड करता है ना। एंड एम्प्लॉइज आर नॉट स्टूपिड, उनको भी अपना घर चलाने का, रोजी रोटी चलाने का। वाई विल दे डू अ स्टूपिड डिमांड एंड डू अ लॉकआउट? उनको भी क्या दिमाग नहीं है क्या? है ना। there is always a logic. See, your logic and my logic may not be on the same page. That is agree. There could be a difference of opinion, but that doesn't mean that I will say that you are illogical and you cannot say that I am illogical. There is a logic. My logic may not be able to convince you, and similar way you are not able to convince me your logic. बंद ही रहेगा ना, तो नहीं चलेगा। तुमको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोर्ट का जज भी तो बेवकूफ़ नहीं है, उसने उसको स्टे ऑर्डर को सस्टेन किया है क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वर्कर का डिमांड जेन्युइन है। आपने पिछले 3 साल से वर्कर लोगों का पगार बढ़ाया ही नहीं है किसी का। हम 3 साल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने हमको इस बार भी प्रॉमिस किया था कि इस बार दिवाली को आप हमको पगार बढ़ाओगे, हमको बोनस दोगे। इस बार ना ही बोनस दिया, अभी भी 3 साल हो गया पगार नहीं बढ़ा रहे। अभी हम काम ही नहीं होने को देगा इधर, बंद। मैं नहीं तो तू भी नहीं। एंड लेबर लॉ के हिसाब से जज ना लॉ के हिसाब से जाएगा कि आपका पगार बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। बढ़ना चाहिए था, आपने प्रॉमिस किया था, राइटिंग में है। नहीं बढ़ाया, वो भी है, खत्म। नहीं करने को देगा। हाँ, उसको आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने का कोशिश करेगा कि आपस में समझौता हो जाए, कुछ सेटलमेंट हो जाए, वो कोशिश करेगा, मांडवली करेगा कहीं ना कहीं पे। बट देन एज अ ट्रेड यूनियन लीडर आई एम एडमेंट, नहीं तो मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं है नालायक, पहले पैसा दे बाद में बात करेगा। पॉकेट का प्रॉमिस नहीं चाहिए मेरे को अभी। सिर्फ आई बिकम एडमेंट, तेरा कंपनी बंद है, अभी कर जो करने का है। अभी किधर से उधार से लेके आ, बैंक से लोन लेके आ, हमको पैसा चाहिए पहले अभी। और झंडा ऐसा है कि तू दूसरे लोगों को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम करना बंद किया तो तू और किधर दूसरे लोगों को लेके आएगा। नॉट परमिटेड भाई। आने को लॉकडाउन किया है, ताला मारा है, कोई जा ही नहीं सकता एम्प्लॉय इधर से अंदर। एंड कई बार उल्टा होता है, फैक्ट्री के ओनर ताला मार देते हैं। नहीं,
हमको लग रहा है तुम्हारा डिमांड अनरीजनेबल है, निकलो सब लोग काम से, नहीं नहीं रखने का मेरे को तुमको काम है, नहीं मेरे फैक्ट्री नहीं चलाने का मेरे को, बंद कल से मेरा फैक्ट्री। मैं पैसा कमा के रखा हूँ, मेरा सारा बंगला गाड़ी है, मेरा लंदन में फार्म हाउस है, मेरा फैमिली सेट है, मेरी 4 जनरेशन तक का पैसा मैंने कमा के रखा, नहीं देने का। मैं फैक्ट्री लॉकआउट करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, मेरे को कोई डोमिनेट करेगा ना, मेरे को पसंद नहीं है। आई मे कैरी दैट ईगो, ऑफकोर्स आई विल गो लीगली, आई मे ऑल्सो गो फॉर लॉकआउट। सर है ही नहीं, आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लो, बैलेंस शीट देख लो, पैसा ही नहीं है मेरे पास, लॉस कर रहा है, मार्केट सिचुएशन खराब है, हमारे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, क्वालिटी खराब है, मशीनरी पुराने हो चुके हैं, बैंक मेरे को लोन नहीं दे रहा है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, इतना पैसा दे रहा हूँ वही काफ़ी है, इसके ऊपर मैं नहीं दे सकता, ये अनरीजनेबल डिमांड है। वो लोग नहीं करेंगे तो मैं लॉकआउट करता हूँ सर, मैं चला ही नहीं सकता ये कंपनी। सो इट मे गो वाइस वर्सा, you may have your valid argument, I may have my valid arguments। क्या कर लेगा? और तुम अगर जबरदस्ती मेरा प्रॉपर्टी है, उसमें तुम जबरदस्ती घुसने का कोशिश करेगा तो लॉ काम करेगा उसका, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेसपासर, ट्रेसपासर विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। सिंपल सा बात है। मैं तो पुलिस का गाड़ी ही खड़ा किया है उधर, अब ताला तोड़ने का कोशिश करेगा उधर ही तुमको जेल में डाल देगा, उधर के उधर ही, पुलिस का गाड़ी उधर ही खड़ा है, सेक ली जाएगा, डंडा पड़ेगा अलग से। सो ये तो बम्बई में बहुत हुआ 70s में। अगर आप बॉम्बे का हिस्ट्री उठा के देखोगे, एंटायर मुंबई वॉज अ टेक्सटाइल फैक्ट्री का हब। ये जो फिनिक्स मिल में आप जा रहे हो ना, फिनिक्स मॉल, व्हाट इज फिनिक्स मॉल? फिनिक्स मॉल वॉज अ कंपनी, फैक्ट्री, टेक्सटाइल का कंपनी था फिनिक्स, ताला लग गया उधर सब। आप एंटायर, आपको अगर स्टेशन के नाम मालूम है, चीच पोकली, करी रोड, लोअर परेल, इट वॉज फुल ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ओनली। आज वहाँ पे सब बड़े बड़े टावर्स बन गए हैं, क्योंकि वो सब फैक्ट्री वालों ने ज़मीन बेच दिया, क्या करेगा, ज़मीन तो था एटलीस्ट अपने नाम का, लेकिन सब फैक्ट्रीज थी। अपना ये पूरा LBS रोड फ्रॉम विक्रोली टू मुलुंड, रोड के दोनों साइड खाली कंपनीज था। लाइफस्टाइल क्या था? निर्मल लाइफस्टाइल, फार्मास्यूटिकल कंपनी था हेक्स्ट करके, उधर लॉकआउट हो गया, और ज़मीन बेचना पड़ा तो उधर पूरा मॉल बन गया। ये रैली फैन, अभी जो ये बड़े बड़े टावर बन रहा है, ओबेरॉय टावर 60 स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एवियोर, क्या था वो? रैली फैन कंपनी था, ज़मीन बेच दिया। बहुत है, बहुत है। वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, लेट मी टेल यू, वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ एशिया। वागले अपने थाना से कनेक्टेड जो है, मुलुंड और थाना के बीच का जो एरिया है पूरा, चेकना का जो हम बोलते हैं, एंटायर वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ एशिया। इतनी फैक्ट्रीज थी, सब बंद हो गई, सब गया। अब वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड टावर्स एंड बिजनेस पार्क वगैरह सब बन गए उधर। एग्जैक्टली, यस। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, सर्विस सेक्टर ऊपर आया है, टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर इतना ऊपर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन है, प्राइमरी सेक्टर नीचे है इस वक्त। फॉर एजेस इंडिया में प्राइमरी सेक्टर वॉज डोमिनेटिंग। 47 नहीं, इट वॉज 72% इन द ईयर 1960-70 का बात करेगा तो इट वॉज 70% के ऊपर खाली प्राइमरी सेक्टर था। टुडे इट इज़ रिवर्स, टुडे इट इज़ मोर देन 38% इज सर्विस सेक्टर एंड सम 31% इज प्राइमरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऊपर आ गया आज के डेट में, प्राइमरी, यस, 48 से अभी 31 पे गया है एग्रीकल्चर। And service sector is aiming at 48% by 2027. Anyways, आपको पॉइंट क्लियर हो गया ना? आंसर आपका, लॉकडाउन, स्ट्राइक बोलेगा तो हड़ताल।
नाउ एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई साहब? सबसे पहला क्या जिम्मेदारी होगा आपका कॉमन सेंस के हिसाब से? टैक्स भरने का। भाई टैक्स भर के मेहरबानी कर रहा है क्या? टाइम पे भरने का, सच्चा वाला भरने का। साला 200 करोड़ का प्रॉफिट क्या तुम झोल झपाट करके बोलेगा 20 करोड़ का? एक मिंडी गायब कर दिया पूरा आपने, 20 करोड़ का टैक्स बोलेगा तो थोड़ी चलेगा। सो यू हैव टू बी जेन्युइन एंड टाइमली। अब ये टाइमली वर्ड निकाल भी देंगे ना तो चलेगा, क्योंकि अब ये ना, ये टाइमली वर्ड क्यों था मालूम है? पहले के टाइम पे कैसा था कि आप 3 साल का टैक्स एक साथ भर सकते थे, अप टू 3 ईयर यू आर अलाउड। इस साल टैक्स नहीं भरा कोई बात नहीं, अगले साल भर दो, अगले साल, लेकिन 3 साल का बस हो गया। मैक्सिमम 3 साल का वैकेशन है आपको, 3 साल का टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को उतना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 3 साल तक तो पैसा ही नहीं आया भाई साहब। अभी ये गवर्नमेंट तो एकदम पागल है, टैक्स के पीछे तो चलेगा ही नहीं। जीएसटी तो महीने महीने का टैक्स ले रहा है, हर महीने का टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटी का। हर महीने का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कैसे था, नोटिस आ जाएगा आपको। तो अभी तो आपको भरना ही भरना है। इनकम टैक्स भी आपको 1 साल के ऊपर का परमिशन ही नहीं है। आपका ईयर एंड 31 मार्च को खत्म हुआ, 30 सितंबर तक का टाइम है। अप्रैल से सितंबर के बीच में तेरा हिसाब किताब करके 30 सितंबर तक आना चाहिए। 30 सितंबर के बाद भरा पेनल्टी, भरना ही पड़ेगा टैक्स। सो दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सरकार की तरफ आपका ड्यूटी है, टाइम पे टैक्स भर दो। सेकेंडली, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जर्विंग? भाई कानून के हिसाब से काम करो, झोल मत करो, कानून तोड़ने का कोशिश मत करो। जो गवर्नमेंट के नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करो पूरी तरह से। गवर्नमेंट ने बोला है प्लास्टिक का बैग 50 माइक्रोन के नीचे का मैन्युफैक्चर भी नहीं करने का, बेचने का भी नहीं, तो नहीं करने का। आप प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप 50 माइक्रोन के नीचे वाला प्लास्टिक नहीं बनाना चाहिए, गवर्नमेंट के नियम है, बैन किया है, मत करो। गुटखा बैन है, मत बेचो, मत मैन्युफैक्चर करो। सिगरेट के ऊपर लिखना चाहिए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लिखो, अपना मर्जी से मत करो। सो बहुत सारे नियम हैं गवर्नमेंट के, यू हैव टू फॉलो दैट, इट्स योर ड्यूटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, साला अपने आप को बहुत तोप समझता है ना, तो एक्सपोर्ट करना, क्वालिटी अच्छा है ना तेरा, एक्सपोर्ट करके दे। एक्सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को फॉरेन अर्निंग मिलेगा, डॉलर में पेमेंट आएगा ना, इंडिया को भी बेनिफिट है। डू दैट, दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटेन क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गो फॉर द एक्सपोर्ट, दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it contribute into the economic development of the country. Manufacture more and more. More you manufacture, more you are contributing in the GDP of the country. Growth, development, economic development. That's your social responsibility. तुमको सब ब्लैक में काम करने का है तो नहीं चलेगा भाई। गवर्नमेंट की तिजोरी में भी पैसा जाना जरूरी है। Implementing socio-economic policy. What do you mean by socio-economic? गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, उसको फॉलो करो। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप बिहार में जाके फैक्ट्री डालो, हम आपको टैक्स में बेनिफिट करके देंगे। गुजरात जब शुरू किया था, when नरेंद्र मोदी became the chief minister, he made a new policy. He opened Gujarat for all the manufacturers, all the world का big manufacturers से come and have a factory. ज़मीन हम आपको आधे दाम पे देंगे, गवर्नमेंट का ज़मीन अगर आप ले रहे हो तो। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी बिल में पहले 2 साल ज़ीरो, अगले 3 साल के लिए 50% डिस्काउंट। टैक्स में आपको पहले 2 साल का डिस्काउंट, 3 साल में, अगले 3 साल में आपको 50% डिस्काउंट। कम एंड हैव मैन्युफैक्चरिंग इन गुजरात। ऑल बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंटर इनटू गुजरात। मर्सिडीज आया गुजरात में, आईफोन आया गुजरात में, सैमसंग आया गुजरात में, फोर्ड कंपनी आया गुजरात में। ही ब्रॉट ऑल बिग मल्टीनेशनल कंपनीज टू गुजरात। यू हैव टू हैव सर्टन पॉलिसी। तो आपका ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है तो उसको हेल्प करो। गवर्नमेंट को सजेशन भी दो।
एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत करो। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था ना, जीएसटी 90% लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है। इवन टू अ बिजनेसमैन, इवन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो देन एवरीवन हैड दैट मीटिंग विद द गवर्नमेंट कि भाई आपका प्लान बरोबर है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट आपने बनाया है। यू हैव टू गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने भी आपके सजेशन को सुना, उसमें चेंजेस लाया, फिर गवर्नमेंट ने उसको और सिंप्लीफाई किया गवर्नमेंट ने फिर। तो आज की डेट में चल रहा है। शुरुआत में बहुत कियोस हो गया था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं ईमानदार है लेकिन तुम्हारा पॉलिसी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को क्या करूँ मैं। सो गो एंड मीट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सजेशन दो कि भाई ये क्या क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो। नो फेवर्स, व्हाट डू मीन बाय नो फेवर्स? अपना फ़ायदा करने का कोशिश मत करो। ओवर द टेबल, अंडर द टेबल हैप्पी दिवाली करने का कोशिश मत करो। ब्राइब करने का कोशिश मत करो। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट ट्रेजरी? अरे भाई गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा डालो। सर टैक्स तो बढ़ रहा है, अरे सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। आज केरला में इतना बड़ा फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, नेपाल में अर्थक्वेक आ गया, आसाम में अर्थक्वेक आ गया, कहीं ना कहीं पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है, और नेचुरल कैलेमिटीज़ में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। भाई कंट्रीब्यूट करो। कच्छ में भूकंप आया था, दैट मुकेश अंबानी अडॉप्टेड 5 विलेज, आमिर खान अडॉप्टेड 5 विलेज। अडॉप्ट करना मतलब क्या हुआ? उस गांव को फिर से खड़ा करने का जो भी खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। ड्यूटी किसका है? गवर्नमेंट का, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ। गवर्नमेंट को बोलता हूँ ये 5 गांव मेरी जिम्मेदारी, आप बाकी का देख लो। दैट्स योर ड्यूटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई आपका। गवर्नमेंट ट्रेजरी में बोलते ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड करके आता है, सुना आप लोगों ने? व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड? क्योंकि वो एक अलग से एक फंड क्रिएट किया गया था इमरजेंसी के लिए, कंटिजेंसी के लिए। उसमें सब लोग डालो सैलरी। जब सुनामी आया था, हम लोग जिस कंपनी में काम करते थे, मतलब ये पूरे इंडिया में चला था, दैट वाज द बिगेस्ट नेचुरल कैलामिटी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, सुनामी। दुनिया भर के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। हम लोगों ने हमारी सैलरी का 30% कंट्रीब्यूट किया था उस वक्त। एंड नॉट ओनली मी, आई वॉज अर्निंग गुड, मैं 30% अफोर्ड कर सकता हूँ। हमारे जो प्यून थे ना, प्यून लोगों ने 10% अपना सैलरी कंट्रीब्यूट किया था। दैट्स अ ग्रेट जेस्चर आई कुड से। यू हैव टू प्रोवाइड दिस टू द गवर्नमेंट, आपका फर्ज बनता है। कभी आपको भी जरूरत पड़ सकती है, वी नेवर नो। एंड लास्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एंटायर सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। पूरे समाज की तरफ आपका क्या फ़र्ज़ है? ये तो एकदम जनरल है, जो आपको लिखने का ना इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने बोला ना प्लास्टिक का बैग मत मैन्युफैक्चर करो, वो समाज के लिए ही फ़ायदा है, उससे पोल्यूशन होता है। सो पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसा कोई काम ही मत करो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि जिससे समाज में ये सब तकलीफ हो। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इट्स योर ड्यूटी। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए भाई आपको। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो आपकी जिम्मेदारी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका सही सही इस्तेमाल करो, उसको वेस्ट मत होने दो। सो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट्स योर ड्यूटी टू यूज दोज रिसोर्सेज, बट एट द बेस्ट लेवल। पानी इतना है अपने पास, लेकिन पानी आज की डेट में उसका यूज हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है, वो देख लो आप। मिनरल्स है अपने पास इतने सारे, उसका वेस्ट हो रहा है आज की डेट में। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एज वेल एज यूज द रिसोर्सेज वाइजली। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, ये तो बहुत कुछ चल रहा है अभी आज के डेट में। महाराष्ट्र में इसके ऊपर हंगामा चल रहा है, विधानसभा में इसके ऊपर मगजमारी चल रहा है, लैंग्वेज के ऊपर मारामारी चल रहा है आज की डेट में। खाली लैंग्वेज के ऊपर मारामारी नहीं है, जॉब में पहले मराठी लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए। टू एन एक्सटेंट दे आर राइट ऑल्सो। भाई जिस राज्य में रहते हो उसी राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? अच्छा, सिर्फ उस राज्य की बात नहीं है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, पिछड़े लोग हैं, ओबीसी, बीसी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका समाज कभी ऊपर आएगा ही नहीं अगर इनको नौकरियां नहीं मिलेगी तो उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन रखो,
आपकी फैक्ट्री में 100 लोगों के लिए जगह है, एक 15 सीट उनके लिए रिजर्व रखो कि मैं ये 15 लोगों को तो मैं इसी सेक्शन से उठाऊंगा जो समाज के पिछड़े पिछड़े लोग हैं। दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्व देम। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, मैंने अभी आपको बोला गवर्नमेंट ने ये सब करके लिया है। बैकवर्ड रीजन जो है, बिहार में जाके फैक्ट्री डालो आज की डेट में। यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ इज हेल्प बाउंड टू दैट कि यू कम एंड इन्वेस्ट इन यूपी, वी विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ टू यू। कि वो वीक एरिया, आज यूपी बिहार से लोग, क्योंकि वहाँ पे रोजी रोटी नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, लोग दूसरे राज्य में जाते हैं करने के लिए, फिर यहाँ पे आके मार खाते हैं। इट इज़ बेटर ना, आपको आपके घर के पास ही नौकरी मिल जाए तो बेटर है ना। सो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका ड्यूटी है वहाँ पे फैक्ट्री डालो ना भाई, जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी फैक्ट्री की वजह से वहाँ पे लोगों को नौकरी मिल जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगा, वो एरिया डेवलप हो जाएगा। टाटा इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। टाटा ने फैक्ट्री कहाँ पे डाला? जमशेदपुर। जमशेदपुर इज इन झारखंड, रांची के उधर आया। आप सोचो उसने कितना वहाँ पे डेवलप करके ले लिया। मतलब इतना बेरोजगारी, इतना एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं था उधर, कुछ रोजी रोटी नहीं था। टाटा ने उधर फैक्ट्री डाला, एंड टाटा ने उधर फैक्ट्री डाला, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आई कैन से एंटायर झारखंड बिकम द एम्प्लॉय ऑफ टाटा। यहाँ तक कि जमशेदपुर का नाम चेंज करके वो लोग ने टाटा नगर कर दिया। वहाँ पे जितने एम्प्लॉय रहते हैं उनके रहने के लिए घर बनाया, क्वार्टर्स दिए, बिल्डिंग बना के दे दी उनको, सबको घर बना के दे दिए। उनके बच्चे लोगों के लिए स्कूल बनवा के दे दिए, उधर सड़क बनवाई, उधर बसेस चलती हैं, वो टाटा कंपनी की बसेस चलती हैं। सो यू हैव सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट कंपनी, बिकॉज उसने वो पूरा बैकवर्ड एरिया को डेवलप करके ले लिया। इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। प्रोटेस्ट अगेन एंटी सोशल एक्टिविटीज, ये अभी नया कैंपेन चल रहा है, पहले भी था ये, से नो टू ड्रग्स। तो उसको सपोर्ट करो भाई। इस तरह के कैंपेन में आप गवर्नमेंट के साथ में रहना चाहिए। एंटी सोशल एक्टिविटी कोई भी चल रहा है तो उसको प्रमोट मत करो, सपोर्ट करो गवर्नमेंट को वहाँ पे। से नो टू ड्रग्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगेन द सेम थिंग, मैंने बोला फाइनेंशियल असिस्टेंस, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत है फाइनेंस करो। गवर्नमेंट को भी फाइनेंस का ज़रूरत पड़ता है। अभी मैंने बोला कि जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गया, मुकेश अंबानी ने 5 गांव उठा लिए। अभी कोविड था, कोविड के टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान एंड अक्षय कुमार टुक द मेजर चार्ज। जितने भी जो स्टूडियो में जितने वर्कर्स लोग काम करते हैं ना, डे टू डे वेजेस जिसको मिलता है, जो वो स्पॉट बॉय वगैरह होता है, लाइटमैन वगैरह होता है, उनको लगातार उन्होंने एक पूरा यूनिट, एक पूरा स्टूडियो जहाँ पे कैटरिंग का पूरा वो लोगों ने काम संभाला, और सब लोगों को मतलब फॉर अनदर 4 मंथ सबको 2 दिन का खाना पीना रहना सब उन दोनों की तरफ से प्रोवाइड किया था। अक्षय कुमार हिमसेल्फ सेपरेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड अनदर 25 करोड़ इन प्राइम मिनिस्टर फंड, एंड यहाँ पे उसने कुछ 6-7 करोड़ रुपया अलग से खर्चा किया। सलमान खान स्पेंड सम अराउंड 9-10 करोड़ रुपीज़ फॉर दिस। इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी समाज से पैसा कमाया है ना आपने। पैसा कमाया किधर से? पब्लिक से ही कमाया ना। पब्लिक तेरा पिक्चर देखने को आया ना भाई, उधर से ही कमाया ना। तो कुछ करना उनके लिए भाई। तो प्रिवेंट कंजेशंस, भाई आप फैक्ट्री ना शहर के बीच में मत डालो, शहर से दूर डालो। शहर बहुत कंजेस्टेड हो गया है। गो अवे फ्रॉम द सिटी। सिटी को थोड़ा सफोकेशन से बाहर निकालो। शहर के बीच में आपका घर भले रखो, फैक्ट्री शहर से दूर होना चाहिए। पॉल्यूशन भी नहीं होगा शहर में, उसकी वजह से सिटी कंजेस्टेड नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी रखो। भाई तेरी कैपेसिटी है ना, 2 फैक्ट्री डाल सकता ना, 2 नहीं 4 डाल, 4 नहीं 15 डाल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रख, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजी रोटी चलेगा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं ना, देख 2000 लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो जरिया तैयार करो उनके लिए। देन इट हेल्प्स द सोसाइटी। सो दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ये देख लो गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के पॉइंट्स, गो थ्रू कर लो, पढ़ लो, एक्टिंग कर लो। कुछ नहीं समझा पूछ लो।
हाँ सर। एक्टिंग करके हो जाए तो बता दो। पूछेगा मैं। गिरेगा नहीं ना तेरे पे, देख भूत है इसमें। किधर? अच्छा ऊपर, ये बिल्डिंग में, अपने इधर नहीं ना। किधर शिफ्ट होने वाला है ना? अरे उधर काम रुका हुआ है, उधर बिल्डर ने कुछ परमिशन वगैरह नहीं लिया था, तो उसकी वजह से बीएमसी ने उधर होल्ड पे रखा है काम। 2 महीने से, 2.5 महीने से वो काम बंद पड़ा हुआ। नहीं तो तुम्हारा तो कब का, एक्चुअली तो इट वॉज बाय अराउंड 15 अप्रैल आप लोगों का शिफ्ट हो जाना चाहिए था उधर। अभी तो जुलाई चालू हो गया। अरे बीएमसी का परमिशन का इश्यू है वहाँ पे, वो बिल्डर का और बीएमसी का, अपना कुछ नहीं। लेकिन हम लोग तो फंस गए ना उधर डाल के पैसा। ईश्वर चला आगे। अभी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मिनट का है, एक क्वेश्चन 5 मिनट का है, बराबर है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अभी ये क्वेश्चन का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिलेबस में है। अब तक इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है सिवाय एक बार के। एक बार पूछा था गलती से, हाँ, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या ड्यूटी है एनवायरनमेंट की तरफ? तो भाई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो आपका ड्यूटी है। कौन से पोल्यूशन नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है कौन सा 4 पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है ना, ये वेस्टेज बहुत है इसका। आप 2 साल के बाद ये मोबाइल फ़ोन फेंक देगा, 2 साल के बाद इसका यूज़ नहीं करोगे, नया फ़ोन ले लोगे,
तो जितना है वो सब जाएंगे कहाँ पे? और ये बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करता है इन दी एनवायरनमेंट। सो ये आज की डेट में नया पोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज करके, राइट। सो उसके लिए करने का क्या है? ये 4 चीज करने का। देखो इधर 4 चीज दिया है, और ये 4 चीज का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है। 4 R's: रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। सबसे पहले क्या लिखा है? यूज ही कम करो भाई उसको। वॉट एवर वेरेवर पॉसिबल वेस्ट रिडक्शन इज द प्रिफरेबल ऑप्शन। हो सके उतना चीज़ों को कम से कम यूज करो, इन सब चीज़ों को, ताकि उसका वेस्ट ही ना हो। दूसरा लिखा है इफ वेस्ट इज प्रोड्यूस देन एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रीयूज इट। अभी अपने को घर में तो मम्मी ने अपने को पहले से सिखाया है ये चीज़, अपने घर में सबके घर में देखा है। अपन मार्केट में गया रहेगा, किधर से अपने को थैली मिला रहेगा, फिर वो थैली हम 10 जगह पे घुमाते हैं, उसको ही यूज करते हैं सब जगह पे। घर पे कुछ वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बॉटल्स लेके आते थे, पहले तो कांच के बॉटल्स आते थे, तो वो बॉटल को हम लोग यूज करते थे घर में। वो छोटे छोटे बॉटल होंगे, समझो कॉफ़ी के आते थे पहले, कॉफ़ी का बॉटल लिया, फिर वो कॉफ़ी का बॉटल में अचार भर के रखेंगे हम लोग फिर वो सालों तक चलता रहेगा उसके अंदर सब। मतलब बहुत सारे, दिवाली में बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं, वो ड्राई फ्रूट वगैरह बॉक्सेस आते हैं, तो उसके बॉटल्स आते हैं। फिर बॉटल में क्या करेगा? फिर उसमें नमक डालेगा, मिर्ची डालेगा, मसाला डालेगा, वो मम्मी उसको यूज़ करेगी, लेकिन हाँ ड्राई फ्रूट का भी नहीं आएगा उसके अंदर वापस, लेकिन वो उसके लिए वापस यूज़ करेगा हाँ हाँ, चांस भर के रखेगा। सो देर आर लॉट मैनी, हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, बट दैट इज एक्चुअली गुड थिंग टू एन एक्सटेंट। हाँ ग्लास का है ना, तब तक अच्छा बात है, बट प्लास्टिक का वापस से रीयूज़ करना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। इनफैक्ट आपके घर में आप कोई चीज़ प्लास्टिक का बॉटल यूज़ भी कर रहे हो, आपका खुद का भी, इन दैट केस इट इज़ एडवाइजेबल कि प्लास्टिक की बॉटल 2 महीने के बाद उसको फेंक देना चाहिए। आपने भले कितना भी महंगा प्लास्टिक का बॉटल लिया है। समटाइम आपका टिफ़िन बॉक्स होता है, टिफ़िन बॉक्स पहले के टाइम पे, स्कूल के टाइम से हम लोग वो प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स यूज़ करते थे, लेकिन उसको 3 महीने के बाद वेस्ट कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं। उसके बाद से देयर आर पॉइजनस गैसेस बीइंग रिलीज विच वी कैन नॉट सी आल्सो। सो इफ द वेस्ट इज प्रोड्यूस एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रीयूज इट। पहले तो उसका रीयूज करने का कोशिश करो, उसके बाद रीयूज करके भी हो गया, देन उसको रिसाइकल करना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय रिसाइकल? वो बंगार वाला आता ना, लेके जाता ना प्लास्टिक का डब्बा बाटली वगैरह सब, उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वो जाता है रिसाइकल के लिए, उसमें से फिर से नया प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाएगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली अगर वो रीयूज़ करने के लायक भी नहीं है, रिसाइकल भी नहीं होने वाला है उस चीज़ का, इन दैट केस फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट। आज की डेट में हम लोग जो कचरा वगैरह फेंक देते हैं, अपने को पता है गीला कचरा अलग से होना चाहिए, सूखा कचरा अलग से होना चाहिए, उसमें से हम लोग एनर्जी, बायो एनर्जी वगैरह उसमें से प्रोड्यूस करने के लिए वो काम करते हैं। उसका एक अलग से टेक्नोलॉजी है, उसमें यूज़ किया जाता है। सो जो भी कचरा बचरा सब वेस्ट है आपका, एक्चुअल में तो आपने फेंक दिया है, बट उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। सो 4R ध्यान रखने का, दैट इज़ रिडक्शन, रीयूज़, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। उसी के ऊपर 4 पॉइंट दिए आपको, राइट। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिजनेस एथिक्स। ट्रस्ट मी, ये मैं आपको पढ़ा चुका, पूरा 1-1.5 घंटे से जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही तो पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय एथिक्स? वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एथिक्स? कैन समबडी टेल मी? हाँ, मैनरिज्म? नो। रूल्स? नो। I'll tell you what is ethics. Ethics ना, सबसे पहले तो बट एकदम सिंप्लीफाई करके बोलो ना, एथिक्स इज योर अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार, वो आपका एथिक्स है। मैनर्स इज डिफरेंट।
मैनर इज समथिंग डिफरेंट, मैनर इज समथिंग डिफरेंट। देखो मेरे को बचपन से, अगर मेरे माँ बाप चोर हैं, मेरे को चोरी करने का मतलब कुछ गलत नहीं अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा कल्चर मेरे अंदर आया हुआ है, वेयर इज मॉरल एंड एथिक्स? आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ सर्टन कम्युनिटीज, बट वहाँ पे दैट इज द मॉरल। You can cut people, you can kill the people, you can fool the people. So if that is how you are being born and brought up, and you feel that yes, this is the way to live. Ajmal Kasab, when he came to Mumbai, his age is just nearly around near to 20 years, and he is killing hundreds of people with that open gun, firing to everyone. And he has a zero guilt of that. Even after he is being caught by police, even if he is aware about that he will be hanged till death, he has a zero guilt. Zero guilt. अब उसको आप क्या बोलोगे? उस इंसान का गलती है कि उसका अपब्रिंगिंग ऐसा है, अपब्रिंगिंग ऐसा है। एथिक्स का मतलब होता है देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट ऑफ द सोसाइटी। देयर आर सर्टेन थिंग्स ना नोबडी इज गोइंग टू टीच, इट इज योर मॉरल। You have to decide how, do you have to cheat somebody or not? You have to take a call. आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो आप ही डिसाइड करो। और बिजनेस एथिक्स, अभी मैंने बोला ना, अभी मैं वो हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर यूज कर रहा हूं, हु विल स्टॉप मी? हु कैन स्टॉप मी? ऐसे महान लोग मेरे बैचेस में है ना, कसम से, कसम मतलब नहीं, वो ये आंसर भी दिया ना, वो एक अलग लेवल है उसका। मतलब वो क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, वो अभी तक अपने मैनरिज्म के घर में ही बैठा हुआ है। उसने जो आंसर किया ना, ही इज स्टिकिंग टू दैट ओनली, दैट हिज आंसर वाज राइट। मतलब तू बिजनेस में क्या करने वाला, योर मम्मा विल डिसाइड। दैट इज व्हाट यू सेड ना। बिजनेस में ना इंसान अपना प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट करने के चक्कर में मैं कई बार ना कुछ गलत काम कर लेता हूं जो मुझे समझ में नहीं आता। देयर इज वेरी थिन लाइन व्हेन आई ओवर क्रॉस। मैं ईमानदार से बेईमान कब बन गया ना, मुझे पता ही नहीं चलता बेटा। एंड दैट कम्स द मॉरल एंड एथिक्स वैल्यू। कितने लोग हैं, बीच में मेरा एक वीडियो आया था, somebody is using the result of EduMinds. Is it against ethics and morals? That is against ethics and morals. You cannot do that. आप नहीं कर सकते। बिजनेस राइवलरी अपना जगह पे है, हैव हेल्दी कंपटीशन विद ईच अदर, फेयर। लेकिन खुद के फायदे के लिए तुम दूसरे का नुकसान जब करने की कोशिश करते हो ना, और ये कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके संस्कार होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग वैल्यूज होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट। अभी तक हमने ऊपर जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े ना, फॉर एग्जाम्पल इसको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, नाउ नोबडी इज गोइंग टू से दैट टू यू, इट इज यू हैव टू डिसाइड कि तेरे को फेयर रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं देना है। उसको यूज कर ले, चूस ले उसको पूरा, एक्सप्लॉइट कर डाल उसको पूरा। 50,000 के सामने उसको खाली 20,000 दे, तेरा बिजनेस का फायदा हो रहा ना। यू आर लुकिंग एट बिजनेस, इकोनॉमिकली यू आर राइट, एथिकली यू आर रॉन्ग। सो इकोनॉमिक्स और एथिक्स का डिफरेंस जिसको समझ में आता ना, हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स देखते हैं, पैसा आना चाहिए भाई, सामने वाला मरता है मैं क्या कर सकता है, दैट इज एथिक्स। खुद के फायदे के लिए अब दूसरे को नहीं मार सकते भाई। ऐसे कितने सारे मूवीज में एग्जाम्पल आते हैं, विच इज फैक्ट ऑल्सो। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ सर्टन हॉस्पिटल्स। आप उस हॉस्पिटल में एक बार गया, आपको लंबा चौड़ा बिल में डाल देगा, आप
उतने बीमार हो नहीं हो, नहीं इतना टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, इतने रिपोर्ट्स तो निकालने ही पड़ेंगे आपको। ये क्या कर रहे हो आप? यू आर अ डॉक्टर, लेकिन वो एक पेशेंट आपके पास आया, आपको उसको पूरा पूरा खत्म कर दिया आपने उसको फाइनेंशियली। तो वो आपके पास एक्चुअल में बड़ी उम्मीद लेके मदद मांगने के लिए आया है, एंड बिकॉज आपके पास वो स्किल है उसको ठीक करने का, आपने उसको फाइनेंशियली पूरा ड्रैग कर लिया, पूरा पूरा ड्रेन कर दिया उसका जेब को। दैट इज एथिक्स। इकोनॉमिकली यू आर राइट, यू आर डूइंग अ बिजनेस ना, बिजनेस पैसा कमाने का सबको अधिकार है। किस हद तक भाई, किस हद तक? एज पर लॉ के हिसाब से बोला, जितने भी ये पान वाले हैं, जितने सिगरेट बेचते हैं वो लोग वहां पे, उनको कंपलसरी बोला, उधर बोर्ड लगाने का है, दे कैन नॉट सेल द सिगरेट टू द पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। अब वो कॉलेज के, स्कूल के बच्चे लोग, कितने लोग जाके वहां पे सिगरेट लेते हैं। ब्लडी इट इज हिज मॉरल ड्यूटी, इट इज हिज एथिक, ही शुडंट सेल दैट सिगरेट टू दैट किड हु इज गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज। बट उसको पैसा मिल रहा है ना, मेरे को क्या करने का, तू पी ना, मेरे को क्या करने का है। ही कैन थिंक लाइक दैट ना, इकोनॉमिकली इज राइट, मेरा धंधा हो रहा है ना भाई, मेरे को समाज का क्या देखने का है, मरता है तो मर, मेरा बाप का क्या जाता है। बट एथिकली दिस इज रॉन्ग। So there are certain do's and don't of the business. That is called business ethics. वो आपके संस्कार है भाई, आप बिजनेस आपके संस्कार के हिसाब से ही चलाओगे। जो आपका अपब्रिंगिंग है ना, वो आपका बिजनेस होगा, उतना याद रखना। आपको जो घर में सिखाया होगा ना, जो आपने घर में देखा होगा ना, आप बिजनेस उसी के हिसाब से करने वाले हो। आपका स्मार्टनेस यूज करोगे उसके अंदर, लेकिन आप लाइन कभी क्रॉस कर जाओगे ना, वो अगर आपके घर में होता होगा, आपने देखा होगा, आपको वैल्यूज मिले होंगे बचपन में, तो आप उसके हिसाब से जाओगे। अगर आपको बचपन से सिखाया भाई कुछ भी हो जाए किसी का बुरा मत करना, तू 2 रोटी कम खाएगा चलेगा, लेकिन किसी का छीन के मत खा, then you will do business accordingly. That is business ethics. ये पूरा जो social responsibility का जो बेस है ना, that's your ethics, moral values. There are certain do's and don't. हम लोग को क्या बचपन में सिखाते हैं कि भाई बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। How many have adopted that in the character? Those who have adopted are people with ethics and morals. मैं मेरे पापा को बैक आंसर करता हूं, where is the moral and ethics? You have to understand this. So there is very thin line. There are certain code of conduct. कुछ काम करने के कुछ तरीके होते हैं। बिजनेस उसी तरह से हो सकता है भाई। मैं ब्राइब नहीं देगा किसी को, मैं ओवर द टेबल अंडर द टेबल हैप्पी दिवाली नहीं करेगा भाई, मैं नुकसान नहीं करेगा गवर्नमेंट का, मैं टैक्स नहीं छुपाएगा, मैं दे देगा। मैंने पर्सनल, ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है इन अ पब्लिक गैदरिंग, इन अ पब्लिक मीटिंग, दैट इफ समबडी इज पुटिंग एन एलिगेशन ऑन द गवर्नमेंट एंड दे सेड दैट दे आर पेट्रियट एंड यू आर ट्राइंग टू सेव द टैक्स, you have no right to speak anything about patriotism. पेट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का बात ही मत करना अगर तुम टैक्स चुराते हो तो। ब्लैक में काम कर देना, देशभक्ति का बात ही मत कर, तेरे को हक नहीं बनता है कोई बात करने का। दैट्स माई एथिक्स, दैट्स माई वैल्यू। बड़ा बड़ा बात नहीं करने का भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को देख। एक उंगली ऐसा गवर्नमेंट को करता है तो 3 उंगली तेरे सामने है पहले तो। यू हैव टू चेक योर सेल्फ, दैट्स योर कैरेक्टर। यू नो आपका रियल कैरेक्टर क्या है मैं आपको बताऊं। जब आप अकेले हो ना, जब कोई आपको नहीं दिख रहा है, उस वक्त आप क्या करते हो वो आप रियल हो।
दैट्स यू इन रियल। बाहर तो सब मास्क लेके आते हैं, बाहर सबको अच्छा अच्छा रहने का है, कोई बोलेगा कि मैं अंदर से ऐसा है, कोई नहीं बोलता है। बट दैट इज वॉट यू आर रियल व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, एंड देन वॉट यू डू एट दैट टाइम इज अ रियल यू, इज अ रियल कैरेक्टर ऑफ योर्स. That's your moral and ethics that time it comes out. So just focus on this points, do's and don't. या आप देखो कि ये सब पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. do's and don't. Pay taxes and other charges regularly. Pay fair wages to your employees. Ensure safety and security of the product. Supply quality goods. Give due respect and honor basic rights of the consumer. Use a part of profit for the society. क्या नहीं करना चाहिए? Do not destroy healthy competition. Healthy competition करो भाई. सामने वाले का पीठ पे खंजर मारने का कोशिश मत करो, उसको चीट मत करो. डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर. डू नॉट क्रिएट मोनोपोली. डू नॉट रिसॉर्ट टू होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग. डू नॉट क्रिएट सीक्रेट एंड अनरीजनेबल profit, and avoid unfair competition, concentration of economic power, and agreement with the fellow businessmen for controlling production, distribution, pricing, etc., etc., etc. This is all about business ethics. में ये do's and don't भी आपने लिख दिया ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना लिख दिया ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. बिजनेस एथिक्स का ऊपर प्रवचन लिख देने का थोड़ा, ये वाला बस हो गया. अपना EduMind में there was a program called as ethos. Ethos comes from the word ethics, values, right? So we thought a lot before putting this word. Means character. Ethos means your character, what you are. You should be a man of your word. Okay, that's it.